ये है प्रश्न संख्या 61 और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। यानी कि इसमें जो युग्म दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, मंगल मिशन यान के बारे में दिए गए हैं और देश के बारे में बताए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा जो है इसमें सही सुमेलित है। कूट का प्रयोग करके इसमें सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहला जो दिया गया है कि तियानवेन-1 क्या यह जापान देश का मिशन था? तो बिल्कुल गलत है। ये अब रिसेंट में जो है समाचार की सुर्खियों में रहा है और आप अखबारों में देखे होंगे कि तियानवेन जो है ये माने चाइना का मिशन है। और यदि यह चाइना का मिशन है तो पहला जो है ये जो दिया गया है जोड़ा जो कि गलत हो जाएगा और पहला जोड़ा यदि गलत हो जाएगा तो इसमें जो है ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी गलत हो जाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं इनसाइट क्या यह अमेरिका देश का मंगलयान मिशन है? तो बिल्कुल सही बात है। ये इनसाइट जो है ये अमेरिका देश का मंगल यान मिशन है और इसे जो है 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। और तीसरा जो कह रहा है ये कह रहा है कि मार्स एक्सप्रेस यूरोपीय स्पेस एजेंसी की प्रोजेक्ट है। तो बिल्कुल सही बात है। मार्स एक्सप्रेस जो है ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जो है एक मंगलयान मिशन है। तो 2-3 जो है विकल्प यहाँ सही है और पहले विकल्प जो है गलत है। तो यहाँ पर जो है विकल्प ए भी गलत हो गया। हमारा आंसर जो है यहाँ पे सी होगा और सी का मतलब ये हुआ कि 2-3 जो है सही है और पहला गलत है। ये जापान का मिशन नहीं है, चाइना का मिशन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। तो अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 62। प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त जो दांडिक अपराध के जो है अभियुक्त है और उसको जो है निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है? तो दोस्तों भारत का संविधान ऐसा है कि इस संविधान में यदि कोई अपराध करता है तो उस अपराध की स्थिति में भी जो है उसे बहुत सारे संरक्षण दिए गए हैं। तो इसी बारे में जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है और कथन ये कह रहा है, पहला कथन कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये बात सही है। ये संविधान के अनुच्छेद जो है 20 में मूल अधिकार के तहत जो है ये अनुच्छेद 20 में ये बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार जो है उसको दंड नहीं दिया जा सकता। और दूसरा बात ये कहा गया है, दूसरा कथन ये कह रहा है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये भी बात सही है कि किसी अपराध के लिए जो है किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध जो है साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन यह कर रहा है कि कोई भी दांडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उक्त विधि के लागू होने से पूर्व किया गया हो अपराध घोषित नहीं कर सकती। तो तीसरा कथन भी सही है। तो इस प्रकार जो है तीनों कथन सही है और तीनों कथन सही है तो इसका आंसर जो है डी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य है जो पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश था? तो आपको इसमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि इसमें जो राज्य दिए गए हैं 4 राज्य के नाम है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा और त्रिपुरा। इसमें से आपको बताना है कि ये इसमें से पहले जो है कौन केंद्र शासित प्रदेश रह चुका है। तो हिमाचल भी केंद्र शासित प्रदेश रह चुका है और मणिपुर भी रह चुका है, हरियाणा नहीं रहा है। 1966 में जो है पंजाब से जो है हरियाणा को पृथक किया गया था, वो भी जो है शाह आयोग की अनुशंसा पर। आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि शाह आयोग की अनुशंसा पर जो है पंजाब से हरियाणा को पृथक किया गया था और 1966 में। और उस समय जो है हरियाणा सीधे जो है राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था और राज्य के रूप में होने के कारण जो है ये तीसरा जो है विकल्प जो है गलत है और तीसरा गलत है तो यहाँ पे बी भी गलत हो जाएंगे, सी भी गलत हो जाएंगे। तो अब देखना है कि कौन सही है। तो हिमाचल प्रदेश तो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, मणिपुर भी था और यहाँ पर त्रिपुरा भी था। तो ये तो 1, 2 और ये 4, ये जो 3 विकल्प दिए गए हैं ये तीनों विकल्प सही है। और इसमें आपको देखना है कि 1, 2, 4 किस में है। तो ऑप्शन डी में जो है 1, 2, 4 दिया गया है तो ये जो है इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 और प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। और पूछा ये जा रहा है
कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उपयुक्त में से कौन से प्रावधान जो है इसमें अंतः स्थापित किए गए। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो है 42वां संविधान का जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन के 1976 में उस समय जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या क्या जोड़े गए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब इसमें जो है इसके कथन दिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व के। तो बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना, तो ये राज्य का कर्तव्य होगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल जो है इसको कह सकते हैं आर्टिकल 39 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए जो है अवसर प्रदान करेगा। तो विकल्प 1 सही है, और विकल्प 1 सही है तो इसमें जो है विकल्प बी गलत हो जाएंगे। दूसरे विकल्प की बात करें, दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन ये कर रहा है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तो ये भी जो है संविधान के अनुच्छेद 39A जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 39A में जो है इस बात का वर्णन है, और ये भी बात जो है सही है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा कह रहा है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना, ये भी बात सही है कि समान न्याय को बढ़ावा देगा और निःशुल्क विधिक सहायता देगा, ये 39A में इसकी बात की गई है। वहीं आय और समान के 44वें संविधान संशोधन 1978 एक अन्य निदेशक तत्व को स्थापित करता है जो राज्य से आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने की बात करता है। तो है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया नीति निदेशक तत्व में, इसलिए जो है ये तीसरा जो है सही नहीं होगा। और इस यहाँ पर जो है यदि तीसरा सही नहीं है तो विकल्प ए भी गलत हो गया, विकल्प डी भी गलत हो गया, विकल्प बी भी गलत हो गया, और एक ही विकल्प बचा 1, 2 और 4 सही है। तो 4 ये कह रहा है कि देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की के लिए जो है रक्षा का प्रयास करेगा राज्य। तो ये जो है 48A जो है जोड़ा गया 42 में 76 द्वारा। तो इस प्रकार जो है 1, 2, 4 इसका जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, और ये कह रहे हैं कि संसद में प्रयुक्त बहुमत के प्रकारों के संदर्भ में बताना है। संसद में जो बहुमत का जो उपयोग किया जाता है उसके प्रकार के संदर्भ में यहाँ पे बातें की गई हैं, और यहाँ पे बहुमत दिया गया है और उसमें क्या आवश्यकता है। तो साधारण बहुमत द्वारा क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प की बात की जाती है? तो बिल्कुल नहीं। साधारण बहुमत द्वारा जो है, साधारण बहुमत का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत को यह प्रदर्शित करता है। राज्यों में विधान परिषद के उत्सादन या सृजन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं दूसरे विकल्प में, तीसरा में दिया गया है कि राज्यों में विधान परिषद के उत्सादन या सृजन, ये साधारण बहुमत से होगा। तो यहाँ पर अब ये तीसरा विकल्प भी गलत हो गया, ये साधारण बहुमत से होगा। उसके बाद बात करें उच्चतम न्यायालय में न्याय क्षेत्र में अगर विस्तार करना हो तो इसके लिए भी जो है साधारण बहुमत की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये इस प्रकार जो है दूसरा विकल्प भी गलत हो गया। और पहला तो गलत है ही है, क्योंकि राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प लाया जाता है इसके लिए जो है पूर्ण बहुमत की ज़रूरत होती है, और इसलिए जो है पूर्ण बहुमत की ज़रूरत ये जो है दूसरा अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये जो है सही हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी गलत हो गया क्योंकि ये तो साधारण बहुमत से होगा, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भी जो है साधारण बहुमत से होगा, ये भी गलत हो गया इसलिए क्योंकि ये जो है पूर्ण बहुमत से होगा। तो तीनों गलत है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो है कोई भी सही सुमेलित नहीं है और कोई भी सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा कि 1, 2, 3 ये तीनों जो है सही सुमेलित नहीं है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 और प्रश्न ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी पीएम केयर्स फंड के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें पहला कथन ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, उन पदेन अध्यक्ष होते हैं और एक सही है। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कह रहा है कि सूचना का अधिकार के तहत जो है मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है, और ये बात जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा जो बात किया गया है ये गलत है। पर जो है मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जा रही है, जो कि गलत है। यहाँ हुआ ये था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने यानी कि पीएमओ ने जो है आरटीआई का एक आवेदन आया था और उस आवेदन के जवाब में कहा था कि यह जो है आरटीआई अधिनियम 2005 में जो आया था उसकी धारा 2H के तहत जो है पीएम केयर्स फंड जो है एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। तो ये बात जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प गलत है। और दूसरा विकल्प गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो ही गया और पहला तो सही है ही। तीसरा की जांच कर लेते हैं। पीएम केयर्स फंड में किए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR के रूप में माना जाएगा। तो ये बात सही है। तीसरा कथन जो है सही है और तीसरा सही है, तो इसका सीधा सा उत्तर डी निकल जाएगा। डी जो है इसका सही उत्तर होगा और सी भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 और प्रश्न ये कह रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कि कौन सा जो है सही है या नहीं है, कौन सा सही है, ये बात जो है इसमें चेक करना है। तो पहले कथन को चेक करें तो इसमें दिया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है कि ये जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय है और एक संवैधानिक निकाय है। तो पहला जो है सही हो गया और पहला सही हो गया, तो इसमें जो है विकल्प डी भी गलत हो जाएंगे, विकल्प बी भी गलत हो जाएंगे। अब दूसरे कथन की जांच करें तो दूसरा कथन कह रहा है कि संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर जो है संविधान जो है आयोग के सदस्यों की अर्हता को निर्दिष्ट नहीं करता है। संसद को ये पावर दिया गया है कि वो जो है आयोग के सदस्यों के अर्हता को जो है निर्दिष्ट करे, और इसलिए जो है दूसरा कथन गलत है और दूसरा गलत है, तो ये गलत था ही और ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि विकल्प एक जो है सही है, यानी केवल एक जो है इसमें सही है बाकी जो है तीसरा भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि करों के शुद्ध आगमों को निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण है। बिल्कुल गलत बात है। वित्त आयोग नहीं, कैग जो है इसके लिए शुद्ध आगमों को निर्धारित करने हेतु जो है कैग जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है एक अंतिम प्राधिकरण है और इसका ही जो है प्रमाण अंतिम होता है। तो इसमें सिर्फ इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 68 और प्रश्न ये कह रहा है कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट यानी ICOSMOS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें कहा गया है कि पहला कथन ये आपको इसमें से सही उत्तर जो है चुनने हैं। पहला कथन ये कह रहा है कि यह विश्व भर में पुरातात्विक विरासत के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने हेतु समर्पित एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। जी बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह जो है एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है, बिल्कुल नहीं है एक अंतर सरकारी संगठन। यह जो है एक गैर सरकारी संगठन है। यह जो है एक वैश्विक स्मारक संरक्षण निकाय है, बॉडी है, और एक प्रकार का जो है ये गैर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी नहीं है। और इसलिए जो है पहला कथन जो है गलत है और पहला कथन गलत है, तो सीधा आपका आंसर जो है निकल के आ गया कि 2, 3 जो है सही होंगे और आपसे इसमें सही ही पूछा गया है, तो बिना 2, 3 को पढ़े जो है इसमें सही पता चल गया। तो दूसरा ये कह रहा है
कि यह विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय है, जो कि सही है। इसका मुख्यालय जो है आईकॉस्मोस का, वो पेरिस फ्रांस में है। तो ये भी बात सही है कि पेरिस फ्रांस में है, और हर साल जो है 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम थी वो साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, मतलब शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज या शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इस थीम को तैयार करने का कार्य जो है आईकॉस्मोस ही प्रत्येक वर्ष करता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये आईकॉस्मोस जो है, इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी वेनिस चार्टर के द्वारा। और उस वेनिस चार्टर के माध्यम से जो है 1965 में जो है वारसा पोलैंड में इसकी स्थापना की गई। 1964 में एक वेनिस चार्टर आया था। इस चार्टर के माध्यम से 1965 में वारसा में जो है इसका, जो कि पोलैंड में पड़ता है वारसा, तो वहाँ पर जो है इसकी स्थापना की गई, और मुख्यालय तो पेरिस फ्रांस में है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, और प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें उद्देशिका के बारे में पूछा गया है, और पूछा गया है कि इसमें से जो है कौन से विकल्प जो है सही है। तो आपको देखना है, पहला कथन ये कर रहा है कि उद्देशिका संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो बिल्कुल सही बात है। जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसी पर जो है यह आधारित है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और संविधान सभा द्वारा जो है इसको स्वीकार किया गया, और इस प्रकार जो है पहला कथन सही हो जाता है। पहला कथन सही है, तो इसमें बी जो है ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। दूसरे की बात करें तो दूसरा में ये कहा गया है कि उद्देशिका में अब तक केवल 2 बार संशोधन किया जा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। उद्देशिका में केवल जो है अभी तक 1 बार ही संशोधन किया गया है, और वो भी जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। और इसमें जो है 3 शब्द उद्देशिका में जो है उस समय जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जो है उद्देशिका में जोड़ा गया। चलिए, तो अब तक जो है 1 बार ही संशोधन हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर विकल्प 2 गलत हो जाता है, विकल्प 2 गलत है, तो विकल्प यहाँ पर डी भी गलत हो गया। और अगला ये कह रहा है कि बेरूवारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उद्देशिका जो है संविधान का एक भाग है। बिल्कुल गलत है। केशवानंद भारतीवाद में दिया था, जो कि 1973 में आया था, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उद्देशिका जो है संविधान का एक भाग है। जबकि बेरूवारी संघ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है। और इसी फैसला को जो है 1973 में केशवानंद भारती केस में जो है पलट दिया गया था, और तब जो है बताया गया था कि उद्देशिका जो है संविधान का एक भाग है। तो ये 1973 में, तो इस प्रकार जो है इसमें तीसरा कथन भी गलत हो गया और तीसरा गलत हो गया। तो यहाँ पर सी भी गलत हो गया, और सिर्फ एक ही जो है यहाँ पर विकल्प बच गया कि ए जो है इसका सही है। ए मतलब कि केवल एक कथन, पहला कथन ही जो है इसमें सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय मूल अधिकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें जो है समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका संविधान में वर्णन किया गया है। तो इसमें कह रहा है पहला कथन ये कि इसका उद्देश्य सामाजिक समानता को स्थापित करना है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका उद्देश्य जो है सामाजिक समानता को स्थापित करना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला विकल्प तो सही है, पहला विकल्प सही है, तो बी गलत है और डी भी गलत है। दूसरे विकल्प की बात करें तो यह संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का जो है प्रावधान करता है। तो बिल्कुल जो है ये गलत बात है कि ये जो है संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई जो है स्थानों का आरक्षण का जो है प्रावधान नहीं करता है। जो है ये इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 334 में किया गया है। इसलिए विकल्प बी भी, दूसरा कथन भी गलत है, दूसरा कथन गलत है, तो विकल्प सी भी गलत हो गए। सिर्फ एक ही विकल्प सही है इसमें, ए जो है सही है, यानी कि कथन एक ही सही है। एक में कहा गया है कि इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना है, जो कि सही है। चलिए अब